मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। मेरी रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल सिटिंग ऑन डायस एंड इन द ऑडियंस। मेरा जो विषय है कि हम शुगर इंडस्ट्री के मार्जिन्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। एक कमोडिटी इंडस्ट्री में मार्जिन इम्प्रूव करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी हर जगह हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई अपने मार्जिन को, कोई प्रॉफिट को इम्प्रूव करने का स्कोप रहता है। तो मैंने अपना जो अनुभव पाया है रेणुका शुगर में, उसको आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले स्थिति बताऊँगा कि इस साल जो प्रोडक्शन है वो टोटल सुक्रोज, मतलब जितना टोटल हमने शक्कर बनाया है वो करीब करीब 395 लाख टन होगा, जिसमें से 34 लाख टन के करीब जो है शुगर इथेनॉल में जाएगा और करीब करीब 360 लाख टन जो है चीनी वो देश में बनेगी, और जो हमारी कंजम्पशन है वो 275 लाख टन ही है। तो अभी भी देश में बहुत सरप्लस है और मुझे ऐसे लगता है कि आने वाले समय में भी ये सरप्लस रहने वाला है। अगले कम से कम 3-4 साल में अगर कोई वेदर फिनोमेना हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अभी की स्थिति में ऐसे देखने में है कि ये शक्कर जो है अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये कंपटीशन चलता रहेगा। ये तो हो गई देश की बात। विदेशों में भी अगर आप देखें, सबसे नीचे यहाँ पॉइंटर नहीं है कि इस साल पिछले 3 साल से विदेशों में जो शक्कर है वो प्रोडक्शन जो है कंजम्पशन से कम थी, तो इसलिए देशों में जो शक्कर है वो स्टॉक में से यूज़ हो रही थी। लेकिन 21-22, 22-23 ज़्यादातर इंडिया में प्रोडक्शन होने के कारण जो देशों में भी वर्ल्ड बैलेंस शीट में भी जो चीनी का वो सरप्लस है, इस साल भी रहेगा, अगले साल भी रहेगा। और इसका प्राइम कारण जो है वो इंडिया की हायर प्रोडक्शन है। बट इन सब चीज़ों में एक अच्छी बात भी ये है, गुड न्यूज़ ये है कि अभी स्थिति जो शुगर के इंडस्ट्री के लिए है वर्ल्ड ओवर वो बेस्ट स्थिति है। उसका कारण सिर्फ क्रूड ऑयल का $115 के नज़दीक होना, और क्रूड ऑयल बढ़ने के कारण क्या होता है कि हम भी उसी दिशा में चल रहे हैं। लेकिन ब्राज़ील में जो एथनॉल है उसकी मात्रा जो है, जो लोग यूज़ करेंगे, वो डिसाइड करते हैं कि एथनॉल और गैसोलीन, एथनॉल और पेट्रोल के भाव में क्या पैरिटी है। तो ब्राज़ील में क्रूड ऑयल बढ़ने के कारण जो एथनॉल की पैरिटी है वो 20 सेंट्स इक्विवेलेंट शुगर है, मतलब 20 सेंट इक्विवेलेंट शुगर का भाव। और उसके कारण जो है शुगर का, अगर मैं इक्विवेलेंट इंडिया में देखूं तो इंडिया में एक्समिल रॉ शुगर का भाव 31 से 33 रुपये इसके करीब करीब, इससे गिरता अभी नहीं दिखता। अगर ये उसी दिशा में गिरता दिखेगा अगर मान लो क्रूड ऑयल रिवर्स हो जाए, जैसे गडकरी साहब जी भी बोल रहे थे कि अगर $70 क्रूड हो गया तो वही दिशा आ जाएगी कि देश में भी 24 रुपये की पैरिटी हो जाएगी। लेकिन अभी कम से कम वो ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरा क्या है, शुगर इंडस्ट्री को एक और जो फ़ायदा हुआ है वो रुपया डेप्रिशिएशन से है, क्योंकि पहले जो रुपया 73 रुपीज़ के करीब चल रहा था, अब 77 होने के कारण मिल्स की उतनी रियलाइजेशन बढ़ गई है। तो इन सब कारणों के कारण अभी जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसने हमें सपोर्ट किया है। अगर यही मैक्रो इन्वायरमेंट पुराना होता कि क्रूड का भाव $70-80 होता तो शायद आज हमारे देश में भी चीनी का भाव 24 रुपये के करीब और 25 रुपये के करीब ऐसी एक्सपोर्ट के लिए स्थिति आ सकती थी। अब कुछ इम्प्रूविंग द मार्जिन जो मेरा सब्जेक्ट है, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है कि मार्जिन इम्प्रूव करने के लिए इंडस्ट्री हम खुद क्या कर सकते हैं और मार्जिन इम्प्रूव करने के लिए हमें पॉलिसी में क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो ले रहा हूँ जो हम कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, अभी मैं ये देख रहा हूँ कि देश में रिफाइंड शुगर की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। अभी ये जो प्रोडक्शन करीब करीब 25 लाख टन थी, लेकिन इस साल मेरा अनुमान है ये बढ़ती रहेगी और ये 45 लाख टन के करीब होगी। तो इसके कारण क्या होगा कि रिफाइंड चीनी का जो प्रीमियम है, रिफाइंड चीनी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। आज भी दिन लो क्वालिटी वाइट और रिफाइंड शुगर का जो फ़र्क है वो करीब करीब डोमेस्टिक मार्केट में करीब करीब 1 से 2 रुपये है,
और हमें एज इंडस्ट्री फोकस करना चाहिए कि हम रिफाइंड शुगर को, जहाँ लो क्वालिटी वाइट जो हम बना रहे हैं उसको लो क्वालिटी ना बना के रिफाइंड शुगर बनाएं। मैंने एक रफ सा एस्टीमेट किया है कि अगर 5000 टन का प्लांट हो जो 500 टन रोज शुगर बनाता है, वो अगर अपना रिफाइनरी में उसको कन्वर्ट कर ले तो करीब करीब 9 से 10 करोड़ रुपए का रियलाइजेशन आ सकता है। मैं अभी ठोमरे साहब से भी बात कर रहा था कि अगर 250 टन की रिफाइनरी लगे तो 20 करोड़ का खर्चा आता है। तो अगर साल का 8-9 करोड़ रुपए का आपका रियलाइजेशन अगर बढ़ता है रिफाइंड शुगर से, तो उस और सोचना चाहिए। और हमारे साथ VSI है, VSI कैन गाइड द शुगर मिल्स, तो उस तरफ एक ध्यान देना रियलाइजेशन के लिए अच्छा होगा। दूसरा क्या है, इवन विदेशों में भी जब आप रॉ शुगर इंपोर्ट करते हैं और उसकी बजाय अगर आप रिफाइंड शुगर इंपोर्ट करेंगे, उसमें भी आपको 3 रुपये 4 रुपये एक्स्ट्रा मार्जिन आ सकता है। तो समय आ गया है कि जिस हिसाब से सब लोग चीज़ों की डिमांड सोफिस्टिकेट हो रही है, हमें अपने कारखानों में रिफाइंड शुगर को प्रमोट करना चाहिए। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे मैं ये बता रहा था कि सरप्लस जो है वो रहने वाली है, तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, किसी भी फॉर्म में रहे अगले 3-4-5 साल के लिए। अब ये वैसी स्थिति नहीं है जो पहले होती थी कि 1-2 साल एक्सपोर्ट हुआ उसके बाद बंद हो जाता था, लेकिन अब स्थिति में ऐसे लगता है कि हमें एक्सपोर्ट को अपना एक रूटीन का बिजनेस मानना पड़ेगा। उस रूटीन को, बिजनेस को देखते हुए अपने कारखानों को उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जब मैं प्रिपेयर करने की बात करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि टाइमिंग ऑफ प्राइसिंग, कि आपने कब चीनी बेचनी है और कब नहीं बेचनी। मैंने जनरली ऐसा रुझान पाया है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो सब लोग बहुत तेज़ी में आ जाते हैं कि नहीं भाई अब तो मार्केट ऊपर जा रही है, अभी बेचने का नहीं, अभी तो और ऊपर जाएगा। और जब नीचे आती है तो सब लोग मंदी में आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो मार्केट जो है नीचे चली जाएगी, आज बेच दें। ये ऐसा क्यों होता है? इसको ख़त्म करने के लिए हमारे कारखानों को किसी भी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट को समझना और उसके करीब आना पड़ेगा। और आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, तो हम भी इवन अपना प्रयास कर सकते हैं VSI के थ्रू, विस्मा के थ्रू, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव नेशनल कोऑपरेटिव के पास, कि ऐसी गोष्ठी हो ताकि हमारे कारखानों को इसके बारे में पता चल जाए। दूसरा, मेरे को एक ऐसा लगता है कि मार्जिन जो कम इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि बहुत सी हमारी कोऑपरेटिव मिल्स, उनकी कंडीशंस ऐसी हैं सेलिंग की कि जो डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं वो उनके पास नहीं आते। जैसे हम लोग बहुत चीनी खरीदते हैं तो कारखाना किसी और को बेच रहा है, उसके बाद कोई और बेच रहा है, उसके बाद हमारे पास आ रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो कंडीशन है एक्सपोर्टर्स के लिए, जैसे EMD नेसेसरी, बहुत रिजिड कंडीशन है, उस कंडीशंस को हमारे कारखानों को एक्सपोर्टर्स के साथ नज़दीक आने के लिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के लिए उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको रिलैक्स करना पड़ेगा, ताकि जो मार्जिन है बीच का वो कारखानों को मिले, एक्सपोर्टर्स को ना मिले। और तीसरा सबसे बड़ा जरूर है कि जो मिलें के पास अच्छी चीनी है और जो इस तरह की कैपेबिलिटी हैं, उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी खुद डायरेक्ट जाना चाहिए। उसको जाने से दे कैन गेट वेरी गुड रियलाइजेशन, अपना ब्रांड इक्विटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने चीनी सही भाव में बेच सकते हैं। तीसरा, मैं एक विषय ये अलग सा है कि ब्रांडेड मार्केट की जो डिमांड है वो देश में बढ़ती जा रही है, और मुझे ऐसे लगता है कि शुगर की, ब्रांडेड शुगर की मार्केट बढ़ती ही जाएगी। करीब करीब, इसके सही आंकड़े तो नहीं है, पिछले साल में 30% इस मार्केट में ग्रोथ है, और ये मेरा अनुमान है कि ये बढ़ती रहेगी। उसका कारण मैं आपको बताऊं कि अगर पिछली हिस्ट्री देखें तो पहले जैसे सारा का सारा नमक खुला बिकता था, अब कोई नमक आपको खुला नहीं मिलेगा, पैकेट मिलेगा, टाटा सॉल्ट कुछ भी कहिए। ऐसे ही मसाले हैं, पहले मसाले खुले बिकते थे, अब मसाले खुले नहीं, अब मसाले सब पैकेट में बिकते हैं। और आप चावल देखिए, चावल भी सारा पैकेट में बिकता है, आटा, आशीर्वाद आटा, नेचर फ्रेश आटा, सब कुछ पैकेट में बिकता है। और एडिबल ऑयल, यहाँ तक कि पल्सेस जिसमें कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं है, वो भी अब ब्रांडेड में बिकने लगी है, संपूर्ण टाटा का ब्रांड है। तो ऐसा ही मुझे अनुमान है कि शुगर में भी होगा। और दूसरा क्या है कि इवन शुगर का जो अब हलवाई जो हैं, उनका भी जो नेचर है सफिस्टिकेटेड होता जा रहा है। मैं अभी कलकत्ता में था तो किसी उससे संदेश बनाने वाले से मुलाकात हुई, तो वो कह रहा था कि अब हमारा संदेश इतना तेज भाव का बिकता कि हम शुगर में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो फार्मास्यूटिकल शुगर खरीदते हैं। तो ये जो शुगर की क्वालिटी और ब्रांडिंग, बोथ कंज्यूमर और इंस्टीट्यूशन के लिए अगर हम इस तरफ फोकस करें तो उसमें रियलाइजेशन है।
शुगर की ब्रांडिंग अभी कोई पूछेगा कि क्यों नहीं इतनी बढ़ पाई, क्योंकि पहले 2012 से पहले हमारी शुगर अधिकतर काफ़ी पोर्शन शुगर का जो है लेवी में बिकता था। ये सिर्फ 10 साल पहले की बात है कि शुगर की इकॉनमी मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। तो अब जो है ऐसा टाइम है कि मुझे ऐसे लगता है कि शुगर की ब्रांडिंग में एक मेजर चेंज आएगा, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल कम से कम 4-5 ब्रांड नए आ जाते हैं। तो इस मार्केट का हमें पूरा फ़ायदा लेना चाहिए, और इस मार्केट का बढ़ने का कारण जो है वो है कि पहले तो जो ट्रेडिशनल रिटेल था कि आप अपने नज़दीक में पंसारी की दुकान पर गए और वहाँ पर चीनी का सामान ले आए या अपने घर का सामान ले आए। अब जो ऑर्गेनाइज रिटेल, जो रिलायंस स्टोर्स, बिग बाज़ार, ये सब जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, और इन स्टोर्स में कोई खुली चीज़ नहीं मिलती। इन स्टोर में सिर्फ जो है पैक्ड गुड्स मिलती हैं। सिमिलरली ई कॉमर्स, अमेज़ॉन से, आपका फ्लिपकार्ट से, ऐसी चीज़ों से भी जो आपकी चीनी है वो ब्रांडेड ही बिकेगी। वहाँ पर वो खुली चीनी का जो ट्रेंड है वो कम होता जा रहा है, और ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं इंडिया में। तीसरा, जो मिलेनियल्स हैं, जिनको हम कहते हैं कि यंग पॉपुलेशन, इंडिया की एवरेज यंग पॉपुलेशन अराउंड 29 ईयर्स ओल्ड, वो लोग दुकान पर जाकर नहीं खरीदते, वो लोग अपने इंटरनेट ऐप से खरीदते हैं। वहाँ पर के कारण ब्रांडिंग बढ़ेगी। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, सोशल चेंज बढ़ रही है, और लोगों के बिहेवियर टुवर्ड्स हाइजीनिक आफ्टर कोविड पर्टिकुलरली बहुत बढ़ रहा है। तो वो खुली चीनी जो हाथ से तुली हुई नहीं, वो ब्रांडेड चीनी लेना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों से मेरे को ऐसे लगता है कि इसको, ब्रांडेड को, हमें इस मार्केट को छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी मिल इसमें आ सकती हैं उसमें उसको आना चाहिए। कुछ मिलें अपना ब्रांड क्रिएट कर सकती हैं। ब्रांड क्रिएट करने में बहुत पेशेंस चाहिए, सालों साल लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ब्रांड नहीं भी क्रिएट कर सकते तो बाकी जो ब्रांड बड़े होंगे, जैसे आटा के केस में आईटीसी हुआ है, कारगिल हुए हैं, ये सब लोग कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं। तो इन सब की बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप अपने प्लांट में अपनी एक पैकिंग मशीन लगा के उनके ब्रांड में पैक करें, और सप्लाई टू इंस्टीट्यूशन की आएगी। ये एक और तरीका है कि हम अपना रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। दूसरा, सरकार की जो पॉलिसी हमारे रेवेन्यू बढ़ाने के लिए क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपकी मैं अक्सर अब कहने लग गया हूँ कि देखिए, अक्टूबर से लेके चीनी के उद्योग में जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनकी प्राइस बढ़ गई है। क्रूड 38% बढ़ गया है, 81% इंपोर्टेड कोल बढ़ गया है, मैं स्टीम के संदर्भ में कह रहा हूँ। सल्फ़र 30% बढ़ गई है, लाइम बढ़ गया है, पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, और इंटरनेशनल शुगर प्राइसेस बढ़ गई हैं अक्टूबर से लेकर अभी तक। लेकिन देश में चीनी की प्राइस नीचे गिर गई है। तो ये ऐसी स्थिति है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गई है, लेकिन आपकी रियलाइजेशन पिछले से कम हो गई है, और ये ऐसी स्थिति बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती। मुझे याद है कि जब ये शुरुआत में अक्टूबर 2021 में जब शुरू हुआ तो एक चर्चा थी कि जो मिनिमम सेल प्राइस ऑफ शुगर 34 रुपये हो गई, लेकिन वो 34 रुपये तो नहीं हुई, और अभी तक मैं देखता हूँ महाराष्ट्र में मिलों की रियलाइजेशन सिर्फ 32 रुपीज़ 50 पैसे रह गई है। तो मेरा ये है कि चीनी की प्राइसेस रियलिस्टिकली अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखते हुए और इंटरनेशनल बाज़ार को देखते हुए चीनी की जो मिनिमम सेल प्राइसेस है उसकी ओर विचार करना चाहिए। और सेल प्राइसेस में एफआरपी ऑफ शुगर केन, कन्वर्शन कॉस्ट, फिनेंशियल कॉस्ट, बिकॉज हम लोग जब एमएसपी नियुक्त करते हैं तो उसका फिनेंशियल कॉस्ट नहीं देख सकते। महाराष्ट्र में सबसे बड़ा चीज़ फिनेंशियल कॉस्ट है, और रिटर्न टू द मिल्स, इन चारों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे को मिनिमम सेल प्राइसेस को रियलिस्टिक बनाना चाहिए, क्योंकि ये 32.5 रुपये जो अभी रियलिस्टिक शुगर प्राइसेस है डोमेस्टिक मार्केट में, उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट की रियलाइजेशन है। तो एक वो देखना चाहिए। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सब लोगों को बधाई है, सरकार को बधाई है, हमारे मिल वालों को बधाई है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो सरकार का, जैसे अभी गडकरी साहब भी बोल रहे थे कि 1000 करोड़ हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए चाहिएगा, जिसमें से ये अनुमान था कि 750 करोड़ शुगर मोलासिस बेस्ड आएगा, 750 करोड़ ग्रेन बेस्ड आएगा। लेकिन ग्रेन बेस्ड की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 4% बढ़ी है एज़ कम्पेयर टू 56% इन मोलासिस बेस्ड इथेनॉल। तो जो हमें 20% का भी अचीव करना है उसमें अभी ग्रेन बेस की कैपेसिटी उतनी नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ हमारी शुगर की प्रोडक्शन जो है वो 40 मिलियन के करीब हो गई है।
जब ये पॉलिसी बनी थी तो हमने ये सोचा था कि 7 मिलियन सरप्लस शुगर जो है वो हम इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, तो 28 मिलियन अगर मैं अपनी कंजम्पशन मानूं, 7 मिलियन जो है वो ये मानूं कि इथेनॉल में कन्वर्ट किए, तो अनुमान था कि देश 35-36 मिलियन टन टोटल सुक्रोज बनाएगा, लेकिन हम ऑलरेडी 40 मिलियन पे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इथेनॉल की कैपेसिटी को बढ़ाने में और क्षमता है। तो मेरा ये विचार है कि अगर ग्रीन इथेनॉल की कैपेसिटी उस स्पीड से नहीं आ रही तो शुगर मिलों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना जो उनका टारगेट हमने 750 करोड़ रखा है उस टारगेट को 1000 करोड़ लीटर करना चाहिए, ताकि जो शुगर मिल उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बना सके। गडकरी जी ने भी मेंशन किया, इनफैक्ट मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ रह नहीं गया, कि डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इथेनॉल एक विषय था कि भाई हमें क्या ज़रूरत है कि हम महाराष्ट्र से असम में जाके इथेनॉल को ट्रांसपोर्ट करें। आज के दिन में जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो 60% टू व्हीलर पे है, और 60% टू व्हीलर जो है वो रूरल एरिया में है। तो अगर हम डायरेक्ट पेट्रोल पंप पे इथेनॉल सप्लाई करें तो उसमें रियलाइजेशन भी ज़्यादा होगा, इथेनॉल को दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, और साथ के साथ जो है हमारी जो मिल्स की रियलाइजेशन है इथेनॉल की वो पेट्रोल के बराबर हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कि इंडिया में जो डिस्कशन है वो फूड वर्सेस फ्यूल नहीं है, क्योंकि इन एनी केस जो हम इथेनॉल बना रहे हैं वो बाई प्रोडक्ट से बना रहे हैं। ये जो डिस्कशन है हमें ग्रीन फ्यूल और कार्बन फ्यूल को आपस में डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। कार्बन एनर्जी इसलिए चीप है क्योंकि उसको जो हम इन्वायरमेंट को उसको नुकसान पहुंचाते हैं उसकी कॉस्ट नहीं लेते। अगर उसकी भी कॉस्ट ले लें तो शायद ग्रीन एनर्जी आज के दिन में कार्बन एनर्जी से भी चीपर है। इंडिया जो है 5th पोल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में। इंडिया में जो दिल्ली फॉर एग्जांपल, दिल्ली का पोल्यूशन इवन ढाका से ज़्यादा है। एक लैंसेट की स्टडी है कि करीब करीब 23 लाख लोग पोल्यूशन से मरते हैं, और उसमें से 16 लाख लोग एयर पोल्यूशन से मरते हैं। तो हमें हमारी शुगर जो इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ग्रीन एनर्जी बनाती है, चाहे वो को जनरेशन हो, चाहे वो बायो सीएनजी हो, चाहे इथेनॉल हो। तो ग्रीन एनर्जी को कार्बन एनर्जी से अलग करके उसको हमें हर प्रकार का प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर फ्लेक्स फ्यूल कार भी और फ्लेक्स फ्यूल मोटर भी ला के अगर उसमें टैक्स की भी कंसेशन देनी दे तो वो करनी चाहिए। और इथेनॉल की प्राइसेस के लिए अगले साल के लिए मुझे ऐसे लगता है कि क्रूड की ऑयल की प्राइसेस जब 34-35% गई है तो पेट्रोल की कॉस्ट भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए जो है बढ़ गई है। तो अगले साल की जो इथेनॉल की प्राइसेस है उसमें क्वांटम जंप दे के जो है इथेनॉल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए और मिल्स को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। लास्ट विषय है बायो सीएनजी का। ये जो ट्रैक्टर है ये थोमरे साहब की तोमरे साहब की मिल के पास है, और जो सिलेंडर है ये इन्होंने बायो सीएनजी किट जो है वो फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट की है। और बायो सीएनजी का जो आज के दिन स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। बायो सीएनजी का पेबैक जो है, मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी टोटल की जो रिटर्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल हो गया। पहले बायो सीएनजी का जो प्राइस था सरकार का वो 46 रुपीज़ था, लेकिन अभी पीछे ही हमारे काफ़ी विस्मा के थ्रू से हमने काफ़ी इस पे सरकार को ये इस विषय भी टेकअप किया कि अब वो 46 की बजाय 80% ऑफ मार्केट प्राइस, तो 65 रुपीज़ के करीब जो है वो बायो सीएनजी की प्राइस हो गई है। और हमें इस विषय पे बायो सीएनजी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो नेचुरल शुगर का जो एक्सपेरिमेंट है उसके मुताबिक अगर 60% ऑफ बायो सीएनजी एंड 40% अगर डीजल में करें तो ट्रैक्टर की जो माइलेज है वो 20% बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आप एक तो पोल्यूशन भी कम कर रहे हैं, माइलेज भी बढ़ा रहे हैं और एक सस्ता फ्यूल ले रहे हैं। और इसमें सरकार की जो सब्सिडी पहले थी करीब करीब 3 करोड़ रुपया फॉर 5 टन प्लांट्स, वो मई में बंद हो गई है। उसको भी वापस लेकर आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बायोफ्यूल कर सकें। तो इन द एंड मेरा यही कहना है कि अपॉर्चुनिटीज़ है देयर। भगवान हमारे पे किसी ना किसी तरीके से मेहरबान है कि क्रूड की ऑयल $115 है, बट ये इसको आज को नहीं देखना चाहिए, कल को देखना चाहिए। और कल को देखने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं सरकार की तरफ, एमएसपी का इंक्रीज़, एथनॉल प्राइसेस का इंक्रीज़, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एथनॉल, इंक्रीज़ इन ब्लेंडिंग रेट एंड नए प्रोजेक्ट्स के लिए जो है लोन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब ज़रूरी है। और हमारे को अपने लेवल पे क्वालिटी, रिफाइंड शुगर, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट से मार्जिन बहुत हैं, इसमें बहुत इनएफिशिएंसी है, इसको कैप्चर करने की बहुत क्षमता है। तो मैं इसी प्रेजेंटेशन से विराम लेता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।